औरंगज़ेब ने तकरीबन 49 बरस तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। उनकी ज़िंदगी के आखिरी बरस दक्कन में मुग़ल सरहदों को फैलाने में बीते। जिस रफ्तार से औरंगज़ेब का घोड़ा दक्कन में दौड़ रहा था, उसी रफ्तार से वह अपने सिपहसालारों, शाही अफसरानों और नाते रिश्तेदारों को ख़त भी लिख रहे थे। उन ख़तों में उनकी ज़िंदगी की बसीरत और पछतावे के अलावा मुग़ल सल्तनत के आने वाले कल से मुताल्लिक़ ढेरों राज पोशीदा थे। आज की इस वीडियो में हम औरंगज़ेब की हुकूमत के आखिरी बरसों में हुई तमाम सरगर्मियों के बारे में जानेंगे। सन 1680 का दौर था, जब औरंगज़ेब दिल्ली का मयूर सिंहासन छोड़कर दक्कन कूच कर गए थे। अपने विस्तारवादी अभियान के तहत वह दक्कन में एक के बाद एक दूसरे सिपहसालार भेजते रहे, लेकिन वो सभी सिपहसालार नाकाम होते रहे। दक्कन पर मुग़लों की नज़रें अकबर के ज़माने से ही टिकी हुई थीं। इन तमाम सदियों में इन इलाकों पर कई बार हमले किए गए, लेकिन दक्कन को लेकर जितना जुनून औरंगज़ेब ने दिखाया, उतना पहले किसी ने नहीं दिखाया था। उम्र के आखिरी बरस भी उन्होंने मैदान जंग में ही गुजारे। औरंगज़ेब दसियों हजार लोगों के लाओ लश्कर के साथ दक्षिण की ओर गए थे। उस हुजूम में शहजादा अकबर नहीं था, क्योंकि वह बागी हो चुका था। अकबर के अलावा उनके बाकी तमाम बेटे उनके साथ थे। उनका हरम भी उनके साथ था। मुग़लों के वो चलते फिरते तंबू डेरे वाकई देखने लायक चीज़ थी। उनके अंदर चलता फिरता बाजार था, फ़ौजें थीं, सल्तनत के अमीर उमरा थे। महीनों की कवायद के बाद यह काफ़िला दक्कन पहुंचा था, और पहुंचते ही औरंगज़ेब ने अपनी निगाहें फ़तेह पर टिका दी थीं। मुग़ल बादशाह अक्सर सफ़र में रहते थे। उनके दस्तूर को औरंगज़ेब ने यूं बनाए रखा कि शाही मुलाजिम ही नहीं, रियाया भी उनके साथ हो ली। औरंगज़ेब के बगैर दिल्ली भुतही सी लगती थी। बहुत बड़ी आबादी तो पहले ही इस शहर को छोड़कर जा चुकी थी। लाल किले के कमरे गर्द से ऐसे पैबस्त थे कि आने जाने वाले मेहमानों को देखने लायक भी न रहे थे। यहाँ के इलाकों में पांव जमाने के लिहाज से औरंगज़ेब को दक्कन अभियान में ऐसी कामयाबी हासिल हुई जो पहले कभी न हुई थी। उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर काबू करने के लिए उन्होंने फौजी और सियासी दोनों चालें चलीं, लेकिन औरंगज़ेब के ज़िंदा रहते ही ऐसी अलामातें नज़र आने लगीं कि दक्षिण मुग़लों के आने वाले कल के लिए एक मर्ज़ बन चुका है। औरंगज़ेब की ज़िंदगी के आखिरी दशक बेरहम हमले बोलते हुए और कभी ना ख़त्म होने वाले मुहासरे करते हुए बीते। इनमें उनको सतही कामयाबी ज़रूर हासिल हुई, पर उस कामयाबी के भीतर एक खालीपन डोल रहा था। दक्कन में मिली तमाम फतहों के बीच बीजापुर और गोलकुंडा औरंगज़ेब के लिए सबसे महंगे साबित हुए। 1685 में औरंगज़ेब ने 80,000 सिपाहियों की फ़ौज के साथ बीजापुर घेर लिया। 1489 से यहाँ आदिल शाही ख़ानदान की हुकूमत कायम थी। बीजापुर के सुल्तान सिकंदर और उनके 30,000 आदमी शहर की मजबूत दीवारों के भीतर 15 महीने से भी ज़्यादा फंसे रहे। दोनों ओर के बहुत से लोग भूख से मारे गए, पर मुग़ल तब तक डटे रहे जब तक सिकंदर आदिल शाह ने हथियार न डाल दिए। शिकस्त खाए सुल्तान 1686 में औरंगज़ेब के सामने पेश हुए और ज़मीन पर झुककर मुग़लों का इक़्तिदार मानने की कसम खाई। गोलकुंडा, जिस पर कुतुब शाही ख़ानदान की हुकूमत कायम थी और जिसकी बुनियाद 1518 के आसपास पड़ी थी, उसे भी दगाबाजी के चलते मुग़लिया फ़ौज के सामने झुकना पड़ा। औरंगज़ेब ने ज़्यादा से ज़्यादा कुतुब शाही फ़ौज को गोलकुंडा के किले के करीब खींच लिया और फिर नाकाबंदी कर दी। मुग़लों की फ़ौज भूख से मरते हुए भी 8 महीने तक धीरज बांधे रही। उन्होंने कुतुब शाही फ़ौज को भी दाना पानी के लिए तरसा कर रख दिया। ऐसी बेगैरत ज़िंदगी जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तब उनके एक अफसर ने एक रात के लिए किले का दरवाज़ा अध खुला छोड़ देने के लिए औरंगज़ेब से रिश्वत ले ली। ऐसा होते ही मुग़ल फ़ौज शहर में दाखिल हो गई और घंटों में किले पर कब्जा कर लिया, जिसके साथ कुतुब शाही सल्तनत और उनकी हीरों की मशहूर खान दोनों मुग़ल छत के तले आ गई। गोलकुंडा के बाद औरंगज़ेब के जो सबसे बड़े विरोधी अभी तक बचे हुए थे, वे थे मराठे। 1698 में मराठे तमिलनाडु के एक किले जिंजी को मुग़लों से हार बैठे। 1699 से 1706 के बीच औरंगज़ेब की फ़ौजें उन किलों पर हमले बोलती रहीं जिन पर मराठों का कब्जा था। मुग़लों की सरहदें फैलती जा रही थीं और उपमहाद्वीप को समेट लेने के करीब आ पहुंची थीं।
औरंगजेब ने कुल मिलाकर मुगल सरहदों में 4 नए सूबे जोड़े। ये चारों मुगल सल्तनत के 1/4 से ज़्यादा थे, लेकिन मुगलों की ये कामयाबी ज़्यादा दिन न जी सकी। औरंगजेब आलमगीर के गुजरने के कुछ ही दशकों के भीतर जो कुछ उन्होंने दक्कन में हासिल किया वह सब ही मुगलों के हाथ से जाता रहा और उनका विशाल साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा था। औरंगजेब के जिंदा रहते ही दक्कन में फौज की हड़तालों ने मुगलों की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। लगातार जंग ने खजाने की हालत भी पतली कर दी थी। बहुत से अमीर उमराओं के मंसूबे सुखा दिए थे। खास तौर पर राजपूत और दूसरे उत्तर के बाशिंदे दक्षिणी हिंदुस्तान में जिंदगी के दसियों साल खर्च करते करते थक चुके थे। घर बार से दूर अजनबी मौसम में अजनबी रिवाजों और अजनबी लोगों के बीच वे अपनायत महसूस नहीं कर पा रहे थे। मिसाल के तौर पर भीमसेन सक्सेना, जो कि एक उत्तरवासी कायस्थ थे, उन्होंने इस सफ़र की मुश्किलों और घर से दूर रहने की तकलीफ़ों के बारे में बेबाकी से लिखा। उन्होंने दक्षिण के बासिंदों के बारे में लिखा है कि वे निहायत ही अजनबी हैं और उनसे नफरत करते हैं। 1690 के दरमियान हुई दक्कन की जंग के बारे में बताते हुए भीमसेन ने दक्षिण भारत के हिंदुओं के बारे में जो लिखा वह आधुनिक नज़र में खासी दिलशिकन यानी माथे पर बल डालने वाली बात हो सकती है। उन्होंने लिखा, ये लोग बेहद काले, बेडौल और बदसूरत हैं और कोई आदमी जिसने उन्हें पहले ना देखा हो अगर अंधेरी रात में उनके सामने पड़ जाता तो हो सकता है कि मारे खौफ के मर ही जाता। दूसरे मुगल अफसरों के लिए भले ही दक्षिण में रहना जीना काबिले बर्दाश्त रहा, पर मुगल मनसबदारी अपने ही बोझ तले चरमराने लगी। मुगल अमीरों के बीच अब नमक हरामी और हुक्म की नाफरमानी आम बात हो चुकी थी। इसकी वजह यह थी कि अक्सर मुगल अमीरों को सालों उस ज़मीन या जागीर को वैसे ही छोड़ना पड़ा जिसके भरोसे वे नफ़ा कमा सकते थे। जिस वक्त औरंगजेब के बंदे लड़खड़ा रहे थे, बढ़ती उम्र के बावजूद वह खुद अब तक फतेह के जज्बे पर कायम थे। जिंदगी का 60वां, 70वां और 80वां पड़ाव दक्कन में खर्च करते हुए बादशाह अक्सर खुद जंगों और घेराबंदियों की चौकसी किया करते थे। जैसा कि भीमसेन सक्सेना ने बगैर दरियादिली दिखाए लिखा भी है, औरंगजेब आलमगीर सरीखा बादशाह, जिसके दामन में कोई कमी नहीं, वो भी किलों को हासिल करने की आरज़ू व जुनून में इस कदर कैद हो गया है कि उनमें से पत्थर के कई हुजूमों को रंगवाने के लिए खुद ही दौड़ा जाता है। औरंगजेब की सरगर्मियां फल फूल रही थीं, बढ़ती जा रही थीं। उनकी तबीयत काबू में हो या बेकाबू, माने वो बीमार हो या चंगा, अपनी फ़ौजों को वह लगातार बढ़ते रहने का हुक्म देते रहे। उन्होंने हुकूमत का इंतज़ाम देखने वाले अपने एक मुलाजिम को लिखा, जब तक इस फ़ानी जिस्म में एक भी सांस बाकी है, मेहनत और काम से कोई छुटकारा नहीं है। अपने तमाम मुलाजिमों के उलट खुद बादशाह को दक्षिण में रहना बड़ा रास आ रहा था। उन दिनों में जब वह शहजादा थे, उन्होंने अपने वालिद को दक्कन की ताज़ा हवा, मीठे पानी और इफरात खेती के बारे में ख़त में लिखा था। दक्षिण में औरंगजेब की जितनी भी सरगर्मियाँ रहीं, उनकी कीमत उन्होंने बेहिसाब जान माल से चुकाई। मुगल और मराठे दोनों ही देहाती इलाकों को जलाते रहे और बर्बाद करते रहे। कुछ इलाकों में अकाल तक पड़ गया। औरंगजेब के आखिरी साल बड़े पैमाने पर जंग में डूबे रहे, लेकिन उनके बीच भी बादशाह ने अपनी ज़िंदगी और मुगल सल्तनत के आने वाले कल को आईना दिखाने का वक्त निकाल ही लिया। जिस रफ्तार से बादशाह का घोड़ा दक्कन में दौड़ रहा था, उसी रफ्तार से वह अपने सिपाहसालारों, शाही अफसरानों और नाते रिश्तेदारों को ख़त भी लिख रहे थे। वो ख़त, वो दस्तावेज़ जिनमें उनकी ज़िंदगी की बशीरत और पछतावों की हिंदुस्तानी तवारीख़ में उनकी जगह की और मुग़ल सल्तनत में की गई अजीम आजमाइश की परछाइयाँ थीं। बुढ़ापे में औरंगज़ेब की कुछ चिंताएं दुनियावी और पूरी तरह से इंसानी थीं। मसलन उन्होंने बार बार अपने पसंदीदा फल आम के बारे में लिखा। यूँ आम को लेकर मुग़लों का इश्क मुग़ल हुकूमत की नींव रखने वाले बाबर के ज़माने से चला आ रहा था, जिन्होंने अपने तुझ तक में लिखा है कि आम जब बेहतरीन होता है तो वाकई बेहतरीन होता है। औरंगज़ेब अपने बेटे और शाही अफसरान से गुजारिश करते थे कि वे उनके लिए आमों की डलियाँ भेजें, और जब उनका तकाजा पूरा हो जाता तो वे उन्हें शाबाशी भी देते। लेकिन जब आम उनके पास सड़ी हुई हालत में पहुँचते तो वह नाराज़ भी खूब होते। जिन नस्लों के नाम उन्हें मालूम न होते, वह उनको मजाकिया अंदाज में सुधारस और रसनाविलास सरीखी संस्कृत की शब्दावली से नवाज देते थे।
آخری دنوں میں اورنگزیب نے اپنے چھٹپن کو بھی بہت یاد کیا، جو شاید اپنے خاندان کے ساتھ بتائے ان کے سب سے خوشنما دن تھے۔ اپنے آخری برسوں میں انہیں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کامبخش کی ماں ادے پوری کا ساتھ خاص طور پر لبھاتا تھا، جو موسیقی کے فن کی ماہر تھیں۔ موت کی سیج پر لیٹے اورنگزیب کامبخش کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اس کی ماں ادے پوری بیماری کے سمے ان کے ساتھ رہی اور موت کی راہ پر بھی ان کے پیچھے چلی آئے گی۔ اور واقعی ادے پوری کا انتقال 1707 کی گرمیوں میں ہوا، اورنگزیب کی وفات کے کچھ ہی مہینوں بعد۔ اپنے آخری دنوں میں اورنگزیب کی نگاہیں کیول پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ ان کی جد میں آنے والا کل بھی تھا، لیکن وہاں انہیں جو بھی دکھائی دے رہا تھا وہ انہیں ناپسند تھا۔ اورنگزیب اپنی حکومت کے آنے والے کل کو لے کر خوفزدہ تھے، اور اس خوف کی اچھی خاصی وجہیں بھی تھیں ان کے پاس، مگر سب سے بڑی وجہ تھی سامنے کھڑی ہوئے تمام مالی اور انتظامی مشکلیں، جنہوں نے مغل حکومت کو چاروں اور سے گھیر رکھا تھا، اور جن سے پار لے جانے والا کوئی لائق شخص اورنگزیب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ موت کے وقت اورنگزیب کے 3 بیٹے زندہ تھے، ان کے 2 بیٹے ان سے پہلے ہی چل بسے تھے، پر ان میں سے ایک بھی بادشاہی مٹی کا نہ تھا۔ مثال کے طور پر 18ویں صدی کے شروعات میں لکھے ایک خط میں اورنگزیب نے اپنے دوسرے بیٹے معظم کو قندھار فتح کرنے میں ناکام رہنے کے لیے نہ کیول جم کر پھٹکار لگائی، بلکہ اتنی کڑوی بات کہنے سے بھی گریز نہیں کیا کہ ناکارہ بیٹے سے تو بیٹی کا باپ ہونا ہی اچھا ہے۔ اپنے اس خط کا انت بھی انہوں نے اس چبھتے ہوئے سوال کے ساتھ کیا کہ تم اس دنیا میں اپنے دشمنوں اور اس دنیا میں پاک پروردگار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اورنگزیب یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ اپنے بھیتر دراصل ایک جواب دہی کا وزن محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے مغلیہ تخت پر قابض ہونے کے قابل نہ تھے۔ اورنگزیب جس طرح مغل شہزادوں کے شاہی مسئلوں میں دخل دے کر اور ان کی خود مختاری میں کٹوتی کر کے ان کے پروں کو باندھ رہے تھے، اس بابت اتہاسکار منصف فاروقی نے بڑے چترائی سے لکھا ہے۔ 1700 کے آس پاس اورنگزیب کو بیٹوں سے زیادہ وہ پوتے عزیز ہو گئے جنہوں نے آگے چل کر اپنے والدوں کو کمزور ہی کیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے اپنے امیر امراؤں کو شہزادوں سے بھی بڑھ کر ترجیح دی۔ مثال کے طور پر جب ان کے وزیر اعلیٰ اسد خان اور سپہ سالار ذوالفقار خان نے ان کے سب سے چھوٹے شہزادے کامبخش کو مراٹھا شاسک راجہ رام سے جنجی میں غیر قانونی صلح کرنے کے لیے گرفتار کیا تھا۔ اورنگزیب کے دور میں اور ان سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ شہزادے آپس میں ہی ایک اتحادی حکومت کا تاج حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے۔ کل ملا کر کہیں تو وراثت کی اس جنگ نے مغل حکومت کو نیا سا کر دیا تھا اور زندہ بھی۔ لیکن اورنگزیب نے اپنے بیٹوں یعنی مغل شہزادوں کے پنجے بھونترے کر دیے تھے، جس سے وقت آنے پر وہ نہ تو لڑ سکیں نہ حکومت ہی کر سکیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا تھا، جس پنجرے کے باہر کی دنیا شہزادوں نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اورنگزیب اس تتھ کے پرتی اپنی آنکھیں موند رہے تھے کہ اپنے بیٹوں کو روک کر وہ مغل حکومت کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 1691 کے آخری دنوں میں پوتے بیدار بخت، جو کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے اعظم شاہ کا بیٹا تھا، کے نام لکھے خط میں اورنگزیب نے اسے آگے بڑھ کر یہ مشورہ دیا کہ بہترین زندگی کیسے جی جائے اور بہترین حکومت کیسے کی جائے۔ خط کی شروعات میں وہ فجر کی نماز، قرآن کی تلاوت اور اس کے بعد پانی پینے کی صلاح دیتے ہیں تاکہ خطروں اور بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے بعد وہ بیدار بخت کو یہ بھی صلاح دیتے ہیں کہ انہیں مغلوں کے ان پرانے رواجوں کو اپنانا چاہیے جو اکبر کے زمانے کے ہیں، جیسے کہ اپنے وزن کے برابر کی تمام چیزیں ضرورت مندوں میں بانٹنا۔ اورنگزیب نے یہ مانا کہ اس رواج کی جڑیں ہندو تہذیب سے نکلی ہیں۔ انہوں نے لکھا، حالانکہ سونے، چاندی، تانبا، اناج، تیل وغیرہ چیزوں سے اپنا وزن کرانا نہ ہمارے پرکھوں کی دھرتی کا دستور ہے اور نہ یہاں کے مسلمانوں کا، پر یہ دستور بہت سے ضرورت مندوں اور غریبوں کا بھلا کرنے والا ہے۔ اس خط میں بادشاہ نے اپنے پوتے کو بتایا کہ ان کے والد شاہجہاں تلادان کے اس دستور کو سال میں 2 بار نبھایا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے پوتے کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ اسے یہ دستور سال بھر میں کم سے کم 14 مرتبہ نبھانا چاہیے۔ غور طلب ہے کہ خود اورنگزیب نے اس دستور کو اپنی حکومت کے پہلے دشک میں بڑی مستعدی سے نبھایا تھا، پر بعد میں اسے روک دیا تھا۔
औरंगजेब के मुताबिक हिंदू तहजीब की बुनियाद पर खड़ा यह रिवाज हिंदुस्तानी मुगल रिवायत का हिस्सा था। इसी तरह भले वो खुद दशकों पहले मौसीकी का लुत्फ लेना छोड़ चुके थे, पर अपने बेटे आजम शाह को लिखे एक खत में औरंगजेब ने कहा कि मौसीकी का लुत्फ लेना एक बादशाही शौक है। उनके वालिद शाहजहां भी मौसीकी का लुत्फ लिया करते थे। अपने आखिरी खतों में वह मिलजुल कर रहने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है जो तमाम टकरावों के बावजूद हुकूमत को बचाए रख सकती है। औरंगजेब 1707 में ढलती उम्र के साथ ही कुदरती तौर पर इस दुनिया से गुजर गए। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें खुल्दाबाद में चिश्ती सूफी ज़ियाउद्दीन शिराजी के पाक दामन में एक बेनाम कब्र में दफन किया गया। आप भी जाकर उनकी कब्र को देख सकते हैं। हालांकि उस छोटी सी खुली जगह पर देखने लायक बहुत कुछ नहीं है। हुमायूं, अकबर और शाहजहां के ऊंचे ऊंचे मकबरों के बरक्स साल भर में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। औरंगजेब की सादा सी कब्र उनकी संजीदगी, सादगी और उनकी परसई फितरत को बयां करती है। यकीनन जिंदगी के आखिरी दिनों में औरंगजेब मजहबी मसलों को लेकर बड़े फिक्रमंद थे और उनकी यह फिक्रमंदी लगातार बढ़ती गई, लेकिन एक अलहदा तरीके से, उस तरीके से नहीं जिसकी कल्पनाएं आज के फर्जी इतिहासकार करते हैं। अपने आखिरी खतों में वह अक्सर क़यामत के दिन का जिक्र करते हैं और ख़ुद को एक ऐसे अजनबी के रूप में पेश करते हैं जो जल्द ही दूसरी दुनिया में कदम रखने वाला है। इस ताकतवर मुग़ल बादशाह का इस्लाम से बड़ा पेचीदा रिश्ता रहा। उन्होंने कभी अपने मज़हब को छोटा नहीं किया। दरअसल औरंगज़ेब के बारे में कुछ चीज़ें बहुत साफ और सादा हैं। औरंगज़ेब एक ऐसे बादशाह थे जिनका दिल ताकत पर इंसाफ के एक ख़ास तरह के नज़रिए और सरहदों को बढ़ाते रहने के जुनून पर कुर्बान था। वो ऐसे मुंतज़िम थे जिन्होंने अगर अपनी काबिलियत की लकीर खींची तो सैकड़ों गलतियां भी कीं। एक ऐसा बादशाह जो मुग़ल हुकूमत को उसकी अज़मत की बुलंदियों तक ले गया। और ये भी हो सकता है कि मुग़ल हुकूमत को तार तार करने वाला जहर भी उसकी जड़ों में उसी ने उड़ेला हो। फिर भी इनमें से किसी भी इकलौती बात या काम को औरंगज़ेब आलमगीर का सार नहीं कहा जा सकता। उस बादशाह का जो तकरीबन 49 बरस मुगलिया तख्त पर काबिज रहा और लोगों की यादों को तवील अरसे तक अपने कब्ज़े में रखा। हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब के अगले और आखिरी एपिसोड में हम औरंगज़ेब की विरासत के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उनकी मौत के कुछ ही दशकों के भीतर उनका विशाल साम्राज्य टुकड़ों में तकसीम होने लगा था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हिस्ट्री आवर और राष्ट्र गुफ्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।